नमस्कार, मैं स्वागत है आपका। आप देख रहे देवभूमि में हूं आपके साथ शिल्पा। खबर सबसे पहले देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर द्वारा तैयार की गई सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि ये सिर्फ एक पुस्तिका का विमोचन नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के उज्जवल, आत्मनिर्भर और हरित भविष्य की दिशा में सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। वो कहते नजर आए, आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में सौर ऊर्जा विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही पीएम सूर्य घर योजना का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड ने इस योजना में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है और देश के लिए प्रेरणा बना है। उन्होंने बताया कि राज्य ने 40,000 रूफटॉप सोलर संयंत्रों का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा कर लिया और लगभग 95% काम पूरा हो चुका है। बाकी का 5% भी जल्द ही हो जाएगा। सीएम धामी कहते नजर आए, उत्तराखंड अब देश के शीर्ष राज्यों में शामिल हो चुका है। अवसर केवल एक पुस्तिका विमोचन का अवसर नहीं है, यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में क्या क्या चुनौतियाँ हमारे सामने आने वाली हैं, किस प्रकार से हमको उन चुनौतियों पर काम करना है, कैसे एक उज्जवल, आत्मनिर्भर और हरित भविष्य की दिशा में, ये हमारे संकल्पों का भी प्रतीक है। कि इन्होंने अभी सुंदरम साहब ने बताया कि इसका सौर कौथिक बीच में हम लोगों ने किया था ऊर्जा का, और निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत हमारी हुई है और बहुत संभावनाएं हमारे राज्य में यहाँ भी हैं। वैसे तो पूरे देश में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक इस क्षेत्र में बहुत हरित क्रांति हुई है, हरित एनर्जी के क्षेत्र में। और CEW द्वारा तैयार की गई ये पुस्तिका हमारी जन जागरूकता और ऊर्जा परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। और इस उत्कृष्ट प्रयास के लिए मैं आर मीनाक्षी सुंदरम जी को, मेहरबान सिंह जी को, डॉक्टर अरुणाभा घोष जी को और उनकी आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचलें तेज होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी अपने संगठन को धार देने में लगी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी में है। यही वजह है कि अब उत्तराखंड देवभूमि नहीं बल्कि सियासी रणभूमि बनती जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक 25 जगहों पर उनके स्वागत की तैयारियां की गई। शाम को कोर कमेटी की कैबिनेट मंत्रियों के साथ अहम बैठकों का दौर चलता नजर आएगा। माना जा रहा है कि इन बैठकों में संगठन विस्तार पर चर्चा होगी, चुनावी रणनीति और सरकार की परफॉर्मेंस पर भी मंथन होगा। वहीं बीजेपी के इस शक्ति प्रदर्शन के तुरंत बाद कांग्रेस ने भी बड़ा दांव चल दिया। राहुल गांधी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा तय कर दिया। 4 जून को राहुल गांधी अल्मोड़ा में जनसभा करते नजर आएंगे। साथ ही पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सैनिक और ग्रामीण वोट बैंक को भी साधने की कोशिश करेंगे। 5 जून को देहरादून में कांग्रेस नेताओं के साथ, विधायकों और संगठन पदाधिकारियों के साथ राहुल गांधी बड़ी बैठक भी लेंगे। ऐसे में यह स्पष्ट है कि 2027 की लड़ाई अब सिर्फ मुद्दों की लड़ाई नहीं, बल्कि संगठन और नेतृत्व की परीक्षा बनने जा रही है। बीजेपी अपने मजबूत कैडर और सरकार के कामकाज के दम पर चुनावी जमीन को अभी से मजबूत कर देना चाहती है, जबकि कांग्रेस राहुल गांधी के इस दौरे के जरिए कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने, संगठन को एकजुट करने की कोशिशों में लगी है। यानी आगे आने वाले कुछ दिनों में उत्तराखंड की राजनीति और ज्यादा गरमाने वाली है। उधर देहरादून से बड़ी खबर की अब बात करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने उनके दौरे पर उत्साह जताते हुए ये कहा है, बयान दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के देवभूमि आगमन से बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और एक नया जोश देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा, इस दौरे का सीधा सीधा असर संगठन की मजबूती पर पड़ेगा और आगामी 2027 विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी को एक स्पष्ट और मजबूत रोड मैप मिल सकेगा। मंत्री प्रदीप बत्रा कहते दिखाई दिए कि संगठन स्तर पर उनके स्वागत की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को
बुलाया गया है और उनमें इस दौरे को लेकर नितिन नवीन के इस उत्तराखंड दौरे को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि ये दौरा बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करेगा, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं में सक्रियता बढ़ाएगा। माना जा रहा है कि इस दौरे से चुनावी रणनीति को नई दिशा मिलेगी और पार्टी को बड़ा राजनीतिक लाभ मिल सकता है। बहुत हर्ष की बात है, खुशी की बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी जो है उत्तराखंड देवभूमि में उनका आगमन हो रहा है, तो उत्तराखंड उनका स्वागत करता है देवभूमि उत्तराखंड में। और मैं सोचता हूँ कि उनके आने से एक ऊर्जा का संचार होगा और पूरे प्रदेश में सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को एक नई आयाम मिलेंगे, नई योजनाएं मिलेंगी, नए जो है मैं सोचता हूँ कि एक रोड मैप मिलेगा काम करने के लिए। तो उनके आगमन पर हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उनके आने की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और पूरा संगठन जो है उनके स्वागत की तैयारियों के लिए लगा है। तो नितिन नवीन जी का हम लोग एक बार दिल से स्वागत करते हैं। हरिद्वार में पाकिस्तान कनेक्शन का पर्दाफाश। आसफ नगर में युवक का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। करोड़ों के संदिग्ध ट्रांजैक्शन मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बता दें आपको, जम्मू कश्मीर पुलिस ने फिलहाल इस युवक को हिरासत में ले लिया है। इस शख्स से पूछताछ की जा रही है। बैंक खातों और फाइनेंशियल ट्रेल की जांच भी तेज कर दी गई है। पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में फिलहाल एजेंसीज लगी हुई है। हरिद्वार के आसफ नगर में पाकिस्तान कनेक्शन से जुड़े संदिग्ध करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को बढ़ा दिया। सुबह सवेरे जम्मू कश्मीर पुलिस की दबिश के बाद पूरे इलाके में हलचलें मच गई। कार्रवाई के दौरान एक युवक को हिरासत में लिया गया, जिसका नाम पूछताछ के दौरान सामने आने के बाद जांच एजेंसियां अब उसे ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई। कहा जा रहा है कि संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और सीमा पार नेटवर्क से जुड़े हुए कुछ इनपुट्स के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उसमें इस शख्स का नाम सामने आया था। फिलहाल तो जांच एजेंसियां करोड़ों रुपए के लेन देन, बैंक खातों और कथित पाकिस्तान कनेक्शन की फाइनेंशियल ट्रेल खंगालने में जुटी है। गांव में पुलिस की इस कार्रवाई के बाद जाहिर तौर पर लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि इस मामले में अभी आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में लगी है, मामले की गंभीरता से जांच करने में जुटी हुई है। हरिद्वार के आसफ नगर में ये मामला सामने आया, जहां पर पाकिस्तान कनेक्शन से जुड़े हुए संदिग्ध करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन के मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को बढ़ा दिया। प्रवेश राय हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवेश, ये जो मामला सामने आया, पर्दाफाश हुआ, क्या पता लगा है? कैसा था ये पाकिस्तान कनेक्शन? कितने दिनों के से ये लगातार वहां पर पाकिस्तानियों के साथ संपर्क में था? क्या क्या इंफॉर्मेशन पहुंचाता था? किस तरह से इस पूरे खेल को अंजाम दिया जा रहा था? प्रवेश, तो करोड़ों का लेन देन का दरअसल ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया। यानी कि पाकिस्तान में बैठे लोगों के साथ ये आरोपी जिसे पकड़ा गया है, ये टच में था, उनके साथ कांटेक्ट में था। इंफॉर्मेशन जाहिर तौर पर साझा हो रही थी, पैसे का लेन देन हो रहा था और करोड़ों के संदिग्ध ट्रांजैक्शन के मामले में जैसे ही ये ठोस सबूत जांच एजेंसीज के हाथ लगे, त्वरित कार्रवाई हुई, ये बड़ा एक्शन लिया गया और इस शख्स को हिरासत में ले लिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये जब ये एक्शन हुआ तो फिर जाहिर तौर पर पूरे इलाके में लोगों में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि हमारे बीच ही रहकर कैसे ये शख्स इस पूरे खेल को अंजाम दे रहा था। हरिद्वार में पाकिस्तान कनेक्शन का ये पर्दाफाश जो हुआ है, इसको लेकर और डिटेल्स लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश राय एक बार फिर से जुड़ गए हैं। प्रवेश, हरिद्वार में ये पाकिस्तान कनेक्शन वाला क्या मामला सामने आया? कैसे पर्दाफाश हुआ इसका? कैसे पकड़ा गया ये? जिस तरीके से यूपी की एटीएस की एजेंसियां और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार जांच कर रही थी, तो इसके में जो ये मामला सामने निकल गया, ये मामला निकल कर सामने कि रूप से संबंधित और पाकिस्तान से पाकिस्तान को जो मामला सामने आने के बाद इस तरीके से जो एटीएस, यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर में पुलिस आई है, वो अपने साथ इन चारों युवकों को लेकर ही इसमें जांच भी कर रही, पूरा सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया गया इन लोगों के द्वारा कि इन लोगों की हुई तो आगे आने वाले समय में
हो सकता था कि बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर से बताया कि जाहिर तौर पर अब जांच आगे भी जारी रहेगी, कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका प्रवेश राय इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में बकरीद का त्योहार इस बार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। ज्वालापुर स्थित मदरसा दारुल उलूम रशीदिया में मुस्लिम समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर ईद उल अजहा की नमाज अदा कर देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। लेकिन इस दौरान एक ऐसा बयान भी सामने आया जिसने सभी का ध्यान खींचा। दरअसल मदरसे की प्रबंधक मौलाना मोहम्मद आरिफ ने यह कह दिया कि देश की तरक्की और सामाजिक सौहार्द के लिए आपसी भाईचारा बेहद जरूरी है। उन्होंने मांग उठाई कि गाय को राष्ट्रीय पशु यानी कौमी जानवर घोषित किया जाए और गौ हत्या पर सख्त कानून बनाया जाए। मौलाना आरिफ ने कहा कि गाय को खाने और बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके इसी बयान ने सभी का ध्यान खींचा। उनका मानना है कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाएगा तो देश में इस मुद्दे को लेकर होने वाले विवाद काफी हद तक कम हो सकते हैं। साहिब के मानने वाले इस मुल्क के अंदर रहते हैं और हर कौम के अपने अपने त्यौहार होते हैं। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के त्यौहार भी है, दिवाली, होली वगैरह। हमारे जो ईसाई भाई हैं उनका क्रिसमस डे वगैरह है। तो हर कौम का अपना अपना एक त्यौहार होता है। हमारे भी दो त्यौहार हैं, ईद है और बकरीद है। आज बकरीद का दिन है और ये जितने भी त्यौहार होते हैं ये मुल्क के अंदर भाईचारा, प्यार, मोहब्बत इस चीज़ को बांटने के लिए होते हैं। तो इस ईद उल अजहा के मौके पर हमारा भी मानना यही है कि हमारा ये त्यौहार जो है अमन का, शांति का, प्यार का, मोहब्बत का एक पैगाम लेकर के आया है। इसलिए हम अपने सभी देशवासियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम आपस में मिलजुल कर रहें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें, आपस में किसी तरह की तफरीक पैदा ना करें, नफरत पैदा ना करें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें। ईद उल अजहा की नमाज के बाद ईदगाह में मुस्लिम सेवा संगठन के उपाध्यक्ष आकिब कुरैशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई। इस दौरान हाथों में प्ले कार्ड लेकर लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी, सामाजिक सौहार्द, भाईचारे और पशु संरक्षण का संदेश दिया। आकिब कुरैशी ने इस दौरान कहा कि गाय भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है और इसका संरक्षण बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा मुस्लिम समाज हमेशा से एकता, इंसानियत और भाईचारे का समर्थक रहा है। साथ ही सरकार से गाय संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने, इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर दी। थोड़ा और पीछे हो जाओ। आज पूरे देश में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है, तो वहीं चंपावत जिले में बकरीद के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए एसपी चंपावत के निर्देश पर चंपावत पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई। एसपी चंपावत रेखा यादव ने बताया कि बकरीद को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सारी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। विकासनगर के पछवादून क्षेत्र में ईद उल अजहा का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। विकासनगर, जीवनगढ़, सहसपुर और सेलाकुई समेत शहर और ग्रामीण इलाकों की मस्जिदों और ईदगाहों में सुबह तय समय पर नमाज अदा की गई। नमाज के दौरान देश में अमन, शांति, भाईचारे की दुआ मांगी गई। ईद को लेकर प्रशासन, पुलिस दोनों ही पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आई। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई, जबकि कुर्बानी स्थलों और सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी रही। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा कि शासन की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं ने भी लोगों से सौहार्द बनाए रखने, कुर्बानी से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर साझा न करने और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। और हम सभी नाज़रान वतन को अपनी तरफ से ईद की मुबारकबादी पेश करते हैं और सभी से दरख्वास्त करते हैं कि प्यार मोहब्बत से, अमन और सलामती के साथ पूरे मुल्क में ईद उल अज़हा का त्यौहार मुसलमान भाई मनाएं और सभी को मुबारकबादी पेश करते हैं।
बिरादरान इस्लाम के, उनमें से एक है। बहुत शांति के साथ, अमन के साथ हम लोग मनाते हैं। अभी ईद की नमाज से फारिग होकर के आए हैं। एक बहुत बड़ा मजमा था, अल्हम्दुलिल्लाह शांति के साथ में सबने नमाज पढ़ी है। ट्रैफिक का भी खूब ख्याल रखा है और इस भीड़ की वजह से ट्रैफिक में कोई बाधा नहीं आई है। और फिर ये कि वहाँ शासन प्रशासन के लोग मौजूद थे। बकरीद पर्व को लेकर पुलिस की जो व्यवस्था है यहाँ पर कोतवाली विकास नगर में, कोतवाली विकास नगर क्षेत्रांतर्गत कुल 2 जोन और 6 सेक्टरों में थाना क्षेत्र को बांटा गया है। इसमें अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो ईदगाह है, मस्जिद है और जो कुर्बानी स्थल जो हैं चिन्हित, वहाँ पर भी पर्याप्त पुलिस बल नियुक्त किया गया है। देहरादून के आरटीओ ऑफिस में आज आम लोगों की सुविधा के लिए एक बड़ी और आधुनिक पहल की शुरुआत की गई। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने नई डिजिटल लॉबी का उद्घाटन किया, जिसके बाद अब आरटीओ में काम कराने आने वाले लोगों को लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होने की परेशानी से राहत मिल जाएगी। दरअसल डिजिटल लॉबी में टोकन सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिससे लोग एसी वेटिंग एरिया में आराम से बैठ सकेंगे, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर सकेंगे और डिस्प्ले स्क्रीन पर अपना नंबर आने के बाद अपना काम वो तुरंत करवा लेंगे। इस नई व्यवस्था के तहत ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स जमा करने और वाहन रजिस्ट्रेशन जैसी सेवाएं पहले से और ज्यादा व्यवस्थित हो पाएंगी, पारदर्शी तरीके से चल सकेंगी। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा, यह कदम डिजिटल इंडिया और डिजिटल उत्तराखंड के विजन को और मजबूत करेगा और आम जनता को बेहतर सुविधा देने की दिशा में अहम पहल साबित होगा। आरटीओ ऑफिस देहरादून में आज डिजिटल लॉबी का इनाग्रेशन हुआ और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन के लिए लोग आते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, टैक्सेशन के लोग आते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी डिजिटल ऑफिस का जो है यहाँ पर आज हमने इनाग्रेशन किया। और आने वाला समय डिजिटल इंडिया का ही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रख रहे हैं कि भारत डिजिटल होना चाहिए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ डिजिटल भूमि उत्तराखंड होना चाहिए। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार क्षेत्र में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देश पर नगर निगम, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने वार्ड नंबर 20 पदमपुर सुखेरो स्थित जनशक्ति विहार लेन 2 में कार्रवाई करते हुए करीब 50 मीटर क्षेत्र में की गई अवैध तारबाड़ को हटाया। कहा जा रहा है कि स्थानीय निवासियों और मीनाक्षी चमोली द्वारा प्रशासन को शिकायत दी गई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने एंगल और तारबाड़ लगाकर वहां पर सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा करने का काम किया है, जिससे लोगों के आवागमन में वहां पर दिक्कत परेशानियां हो रही है। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने संयुक्त टीम गठित कर मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। उप जिलाधिकारी संदीप कुमार ने इस दौरान साफ कहा कि सार्वजनिक मार्गों, राजकीय भूमि और आमजन के उपयोग वाली जगहों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा प्रशासन ने चेतावनी भी दी कि भविष्य में अगर कहीं भी इस तरह का कोई अतिक्रमण पाया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आने लगी है। यही वजह है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं, संगठन को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। कालाढूंगी में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष संतोष पांडे के आवास पर पहुंचे हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरते हुए दावा किया कि प्रदेश में अगली सरकार कांग्रेस की ही बनने जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच आना, पार्टी की नीतियों को उन तक पहुंचाना और एकजुट होकर मेहनत करने का आह्वान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। हाँ, मैं यहाँ से निकल रहा था, मैं तो संतोष जी को बधाई देने के लिए रुका। उन्होंने सब कांग्रेस के भाई बहनों के दर्शन करवा दिए, बड़ा अच्छा लगा। और एक मीटिंग कर दी है, ये अचानक मीटिंग कर दी और मुझे अच्छा लगा कि सब पुराने नए सब लोगों को जोड़ा है, अच्छा लगा। और ये एक अच्छी शुरुआत है कालाढूंगी।
उत्तराखंड में मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट। उत्तरकाशी समेत 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि को लेकर बड़ा अलर्ट जारी कर दिया। 28 मई यानी कि आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं के चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई। वहीं 29 मई को देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश का भी अनुमान है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, मौसम संबंधित एडवाइजरी को फॉलो करने की भी अपील की। वहीं चारधाम यात्रा के बीच हरिद्वार में श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर शहर के प्रमुख क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया गया। हर की पैड़ी, खड़खड़ी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन इलाके में होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, डेयरियों और अस्थायी खाद्य प्रतिष्ठानों में छापेमारी की गई। इस अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा टीम ने पनीर, दूध और तैयार खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर यानी कि सैंपल लेकर उन्हें प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिया। विभाग की तरफ से मिलावटखोरी और ओवर रेटिंग पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। सहायक आयुक्त महिमानंद जोशी के नेतृत्व में संयुक्त टीम मौके पर पहुंची, शिकायतों का निस्तारण किया। प्रशासन का कहना है कि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सेहत से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तरकाशी के गौरसाली गांव में एक आवासीय भवन में लगी भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास के मकानों तक खतरा पैदा हो गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, फायर सर्विस, पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। संयुक्त अभियान चलाकर आग पर काबू पाया जा सका। समय रहते राहत और बचाव कार्य शुरू होने के बाद कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा टाल दिया गया। कहा जा रहा है कि आग देवेंद्र सिंह रावत के मकान में लगी थी। हालांकि इस अग्निकांड में मवेशी जिंदा चल गए, उन्हें नहीं बचाया जा सका। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। तो भीषण आग से हड़कंप मचने के बाद तुरंत वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची। फायर ब्रिगेड की कई सारी टीमें वहां पर पहुंची और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। ये देखिए, आग की लपटें, धुएं का गुबार किस तरह से यहाँ उठता हुआ नजर आया और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। एसडीआरएफ की टीम तुरंत वहां मौके पर पहुंची और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। और ये आग वरना और ज़्यादा फैल सकती थी, इसलिए एसडीआरएफ की इस तत्काल कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टाल दिया गया। उधर पौड़ी जनपद में लगातार बढ़ती जा रही वनाग्नि की घटनाओं के बीच पुलिस और वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जंगल में आग लगाने वाले 2 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जंगलों में आग की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार के निर्देश पर पुलिस, फायर सर्विस और वन विभाग की टीमें लगातार संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी कर रही है। जानकारी के मुताबिक सतपुली रेंज के फलदा वन पंचायत क्षेत्र में 2 लोगों के जंगल में आग लगाने की सूचना वन विभाग ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। दोनों आरोपियों को आग लगाते हुए पकड़ लिया गया। ये मामला राजस्व क्षेत्र से जुड़ा होने की वजह से कोतवाली पौड़ी में 0 एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की वैधानिक कार्रवाई भी चल रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि जंगलों में आग लगाने जैसी घटनाओं से दूर रहे। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दे। तो पौड़ी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये एक्शन लिया गया है। जंगल जलाने वाले 2 लोगों को पकड़ा गया है। ये 2 आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं। जंगल में आग लगाने की ये दोनों कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और इन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। पौड़ी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जिसे अंजाम दिया गया है और जंगल
जलाने वालों पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। चूँकि देखिए गर्मी का मौसम है और वनाग्नि की घटनाएं जो लगातार बढ़ती जा रही है, उन्हें रोकने के लिए हर संभव कोशिश वन विभाग करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जानबूझकर इन घटनाओं को अंजाम देते हैं, जानबूझकर आग लगाते हैं। और एक ऐसा ही मामला सामने आया और रंगे हाथों 2 लोगों को जंगल में आग लगाते हुए टीम ने पकड़ा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए इसी के साथ देवभूमि में फिलहाल बस इतना ही। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र